साथियों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर पर हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th के रेगुलर वीडियो लेकर के चल रहे हैं। नया सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके कि हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा ये तीसरा वीडियो है। हमने जो है कल आपको पढ़ाया था परमाणु, पढ़ाया था यहाँ पे परमाणु एटम के बारे में बताया था कि परमाणु क्या होता है। परमाणु वह छोटे से छोटा कण होता है जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसके और छोटे से छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तथा वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। हमने ये पढ़ाया था परमाणु के बारे में। अच्छा, इसके बाद अगर हम अणु की बात करें, अणु किसे कहते हैं? अणु यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, तो ये अणु क्या होता है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिल करके अणु बनता है। जैसे देखो हमारे पास में जैसे ये परमाणु है, परमाणु को एटम कहते हैं। तो परमाणु जैसे कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है केवल H, ऑक्सीजन का परमाणु केवल O, और इसी प्रकार से नाइट्रोजन का केवल N। ये सब हमारे होते हैं परमाणु। इनके साथ कोई गिनती नहीं लिखी होती, जैसे कि H2O2 N2। और जब इनके साथ गिनती लगती है H2O2 N2, तो ये सब हाइड्रोजन का अणु हो गया, ऑक्सीजन का अणु, और ये नाइट्रोजन का अणु हो गया। कहने का मतलब जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो वहां पर अणु बनता है। देखो परमाणु में कोई गिनती नहीं और अणु में हमें जो है गिनती देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से भी इसको पहचान सकते हैं। खैर, हम परिभाषा लेकर चल रहे थे कि आधुनिक मतों के अनुसार जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हम यहीं पे चर्चा फिजिक्स की लेकर चल रहे थे कि आधुनिक मतों के अनुसार जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो होता है, परमाणु बना होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर। परमाणु बना होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के। यहाँ पे लिखेंगे कि आधुनिक मतों के अनुसार, आधुनिक मतों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आधुनिक मतों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है? हाँ, सब लोग देखते रहिए वीडियो। और परमाणु जो है वो बना होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर, इलेक्ट्रॉनों से। और परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। जैसे कि ये हमारा परमाणु, मान लेते कि ये है एक परमाणु है। तो परमाणु के अंदर जो है एक होता है नाभिक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, ये है नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। यहाँ पे देखेंगे एक बात और होती, जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बस प्रोटॉन नाभिक में विराजमान रहते हैं न्यूट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन बाहर की जो कक्षाएं होती है उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। बाहर कक्षाएं कौन कौन सी होती? K, L, और अगर कक्षा ना चाहें तो M, N, इस तरीके से जो है कक्षाएं होती हैं। अगर हम बात करें इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए K, L, M, N। यहाँ 2n² के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाते हैं। यानी पहली कक्षा में n बराबर 1 में कितने भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? जब यहाँ पे रखेंगे तो 2 × n² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 1, 2 1 कम 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में n बराबर 2, तीसरी कक्षा n बराबर 3,
ये मुख्य क्वांटम संख्या है, n बराबर 4 चौथी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में कितने भरे जाएंगे, देखो n की जगह 2 रखना है, 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी कितना आया 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी कक्षा में तो 2 गुणे n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 3 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी कक्षा में यहाँ जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू 16 दूनी 32। 4 की पावर 2 का मतलब 4 दूनी 8 मत समझना, 4 की पावर 2 का मतलब अगर घात आपने पढ़ी होगी तो उसका मतलब होता है 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 दूनी 32। और इसमें जो है 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वहीं पर बात करें तो प्रोटॉनों पर प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है। और वहीं जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, उस पे जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसको कह सकते हैं उदासीन। और ये होता है धनात्मक, और ये है आपका ऋणात्मक। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप बिना लाइक किए नहीं रुकेंगे, मुझे विश्वास है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। तो देखते रहिए इसको। इस तरीके से जो हमारा आधुनिक मतों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जितने प्रोटॉन होते इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनका सबका द्रव्यमान जरूर होता है। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। तो इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे तो इतना आप जो है नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। शायद लिख गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अगर लिखना चाहें इसमें थ्योरी तो लिख सकते हैं कि परमाणु में प्रोटॉनों पर प्लस चार्ज होता है, जैसा हमने तुमको बता ही दिया, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात बता दें, यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या हो जाएंगे बराबर। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएंगे तो वो परमाणु उदासीन कहलाएगा। तो वह परमाणु देन दैट एटम, तो वह परमाणु उदासीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। साथ ही इसके साथ साथ बात कर लेते हैं थोड़ा चालक और अचालक की, कि चालक कौन होते हैं यानी कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर्स यानी चालक कौन होते हैं, और साथ में बात करेंगे अचालक कौन होते हैं। तो चालक कौन होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जैसे ये कोई वस्तु है, इसमें हमने करंट दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो करंट को कौन इधर फ्लो करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो इनको चार्ज देता, इनको देता, इनको देता, और ये उधर प्रेषित कर देते हैं। तो होना क्या जरूरी है, चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। तो चालक का मतलब क्या होता है कि चालकों में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, अर्थात धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, तो वो चालक कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। जैसे कौन कौन है, जैसे आप देखते ही होंगे, तांबा हो गया, तांबा जिसको कि कापर कहते हैं इंग्लिश में, और
एक लोहा हो गया, लोहा को फेरस कहते हैं, फेर्रम इसका लैटिन नाम है, और इसको आयरन भी कहते हैं, आयरन माने लोहा होता। तो ये कॉपर, तांबा और लोहा ऐसे पदार्थ हैं जो कि चालक कहलाते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, बात करें अचालक की, अचालक किसे कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे अचालक का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर्स अचालक, इनको कहते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं वे पदार्थ। साधारण सी भाषा में कहें तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, अर्थात धारा का प्रवाह आसानी से, या कह लो धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता। अचालक, कुचालक, किसी को कुचालक भी कहते हैं, किसी को विद्युत रोधी भी कहते हैं, विद्युत को रोकने वाला, डाई इलेक्ट्रिक, तो विद्युत रोधी भी कहते हैं इसको। प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, अचालक अथवा कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो शायद आप जान चुके होंगे कि अचालक जिनमें बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होती, और चालक जिनमें की फ्लो होती, और एक होते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, जिसमें क्या होता है कि प्रवाहित तो होती है लेकिन बहुत कम प्रवाहित होती है, जैसे कि सिलिकॉन है अपने और जर्मेनियम है। खैर हम इसमें बात करेंगे केवल चालकों की और अचालकों की, इसे आप नोट करिए। बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे, लिख गया होगा आपका। अब देखिए आवेश की हम लोग चर्चा कर रहे थे, करते करते कहाँ निकल गए, आगे बढ़ गए थे, कुछ जानकारियां लेने लगे थे। तो ये है हमारा आवेश। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। तो हम पढ़ चुके हैं इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। सीजीएस सिस्टम में अगर इसका मात्रक याद करें तो इसको हम कह सकते हैं फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक है, ये सबसे छोटा भी मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी फ्रैंकलिन है। या फिर कह सकते हो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU भी कह सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश में 3 × 10⁹ ESU पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं इसमें। अच्छा, साथ ही और बात करना चाहें तो एक फायरड ये भी आवेश है, आवेश का मात्रक बड़ा मात्रक है। तो एक फायरड में 96,500 कूलाम का आवेश पाया जाता है, इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। बात करते हैं थोड़ी और यहाँ पे विमा की अगर बात करें तो हमने विमा भी बता रखी है पहले। विमा इसकी होती है AT या फिर M0 L1 T1 A1 L0। तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। आवेश पर ही चर्चा थोड़ी देर करेंगे। आवेश में यहाँ पर यह है आवेश के 2 सूत्र आए, एक Q बराबर NI, एक Q बराबर I × T, N × E, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखो एक पक्ष बराबर है तो एक पक्ष बराबर कर देंगे, यानी N × E बराबर I × T, या I × T = N × E। अब ये देखो हमारे पास में हो गया
4 चीज़ों का मिश्रण। इसमें से कोई भी अगर 3 पता होंगे तो एक अपने आप से निकल आएगा इसमें से। ये एक सूत्र हो गया। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे 1 माइक्रोकूलम, 1 पिकोकूलम, 1 नैनोकूलम। ये माइक्रो, पिको और नैनो जानना बहुत ही आवश्यक है। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम का आवेश होता है। 1 पिकोकूलम में 10⁻⁻12 कूलम का आवेश होता है। 1 नैनोकूलम में 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए। आइए इसको जो है मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। वीडियो हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन जो है कभी भी दिक्कत आ सकती है, लाइट की प्रॉब्लम। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो वीडियो उतने पर ही स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।